हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 जनवरी को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एंडलेस वॉर। ये आर्टिकल रशिया यूक्रेन के ऊपर आया हुआ है। जो वॉर चल रही है 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं फरवरी में, और जो रीसेंट डेवलपमेंट है उस पर चर्चा करेंगे। 4 प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करेंगे जो आपको यूपीएससी प्री 2024 में दिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है स्टूपिंग लॉ। ये आर्टिकल केरला गवर्नर और वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, जो टसल चल रही है, उसके ऊपर आया हुआ है ना। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मेंशन कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। जब भी आपको गवर्नर का क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी पे क्वेश्चन आता है, गवर्नर की सेरेमोनियल और डिस्क्रिशनरी पावर पे सवाल पूछा जाता है, तो ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एज एन एग्जाम्पल आप मेंस में इसे यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज के द्वारा 2024 यूपीएससी के लिए और 2025 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग फ्री में रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, लाइव इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग गाइडेंस एंड इवेल्युएशन भी किया जाएगा बच्चों की कॉपीज़ का, और साथ में 1-on-1 इंटरेक्शन भी किया जाएगा जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस पे उन्हें काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री में जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और आपके जो जो इश्यूज़ हैं आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर टाइम लेकर के। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एंडलेस वॉर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS to IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल बेसिकली यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर आया है, जो कि एक एंडलेस वॉर बन चुकी है। फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और फेब 2024 में 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और कहीं दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये वॉर ख़त्म होने वाली है। इससे रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट है उस पे जो है आपको क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में आपको प्लेसेस इन न्यूज़ आ सकते हैं, और जो छोटे मोटे इवेंट होते हैं उससे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि उससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना छुपे हुए होते हैं, पता नहीं चलता, बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, तो ऐसे इवेंट से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा होती है। प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करेंगे, 4 ऐसे प्लेस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जो आपको 2024 प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंडलेस वॉर, नाम ही समझ में आ रहा है कि वॉर जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले। ठीक है, आया क्यों है, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, ये समझ लेते हैं। बेसिकली द हिंदू में आर्टिकल नहीं आ रहे थे, तो कुछ ना कुछ दोनों में से किसी ना किसी कंट्री को करना था, है ना। कवरेज ही नहीं मिल रहा, इतनी बड़ी वॉर चल रही है पूरी दुनिया में, सारा कवरेज कौन खा गया, इजराइल पैलेस्टीन। ये तो सही नहीं है ना। एक इतनी बड़ी वॉर 2 साल से चल रही है और कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई भाव ही नहीं दे रहा है, द हिंदू में आर्टिकल नहीं आ रहे। तो रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच में POW स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ था। POW क्या है, प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, दोनों तरफ के जो प्रिजनर ऑफ वॉर होंगे उन्हें स्वैप करेंगे, है ना। जो रशिया के पास यूक्रेन सोल्जर्स हैं उनको भेजा जाएगा कहाँ पर, यूक्रेन में, और जो यूक्रेनियन के पास रशियन सोल्जर हैं या पीपल हैं उन्हें कहाँ भेजा जाएगा, उन्हें रशिया भेजा जाएगा। ऐसा एक एग्रीमेंट साइन हुआ, टाइम और डेट सब कुछ डिसाइड हो गई। रशिया के एक प्लेन से जिसका नाम है इलुशिन 276, ठीक है, जो कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, इसमें 65 POW यूक्रेन के भेजा जा रहा था, और इसको जो है ये प्लेन क्रैश हो गया, है ना। और रशिया ने क्या कहा, इस प्लेन को किसने शॉट किया है, यूक्रेन ने। ऐसे जो है आरोप रशिया ने लगाया है, और इसलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है। शुरू करते हैं।
The crash of the Russian plane with Ukrainian prisoner of war on board has once again shown how delicate the situation between the two countries. Russia says Kyiv downed the plane which had 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स। ठीक है, तो जो रीसेंट प्लेन क्रैश हुआ है रशिया का जिसमें यूक्रेनियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे, वो एक बार फिर से हमें बता रहा है कि कितनी डेलिकेट सिचुएशन है, कितनी नाजुक सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और द हिंदू में आर्टिकल इस पे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, थोड़ा सा कवरेज इन्हें भी देना ज़रूरी है। जो हालात हैं सारी वर्ल्ड कम्युनिटी को ऑन अ सीरियस नोट रशिया और यूक्रेन पे फोकस करने की ज़रूरत है। रशिया ने कहा है कि कीव ने इस पर्टिकुलर प्लेन को क्रैश किया है। दो ऐसी मिसाइल हैं जो इंटरसेप्ट की गई है रशिया के द्वारा, उनके रडार के द्वारा, जो प्लेन के आसपास देखी गई थी। ठीक है, और रशिया ने एक्यूज़ किया है कि यूक्रेन ने ही इस पर्टिकुलर प्लेन को मिसाइल से हिट करके क्रैश किया है। जो जगह जहाँ पर क्रैश हुआ है वो कौन सी जगह है? बेलगोरोड, अ रशियन बॉर्डर टाउन। इस पर्टिकुलर टाउन में बहुत ज़्यादा शेलिंग बॉम्बिंग देखने को हमें मिल रही है रिसेंट मंथ में यूक्रेन से, और इसी कारण से ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसका कारण भी यूक्रेन की मिसाइल ही थी। तो हमारा जो फर्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेलगोरोड। बेलगोरोड जो कि रशियन बॉर्डर टाउन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटे न्यूज़ में आ रहे हैं और छोटे छोटे टाउन है, पूछ सकता है आपको प्री में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ हो जाएगा। ठीक, कीव ने क्या कहा है? कीव ने बोला है कि रशिया प्रोपोगंडा कर रहा है, फालतू की बातें कर रहे हैं, हम अपने ही जो है प्रिजनर ऑफ वॉर्स को क्यों मारेंगे। ठीक है, लेकिन उसने रूल आउट नहीं किया है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि कहीं गलती से हमारा मिसाइल एक आध इधर उधर हो गया और लग गया, तो ये भी संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 ये ईयर रशिया के फेवर में ही रहा है ना। जून में, हालांकि जून 2023 तक यूक्रेन ने थोड़े बहुत गेन अचीव किए थे, टेरिटोरियल गेन अचीव किए थे, लेकिन उसका जो सेकेंड हाफ है वो ऑलमोस्ट रशिया का रहा है। रशिया ये वॉर जीतता हुआ नज़र आया है। अगर हम रशिया की बात करें तो उसने काफ़ी ज़्यादा टेरिटोरियल गेन अचीव किया है 2023 के एंड में, है ना। रशिया हैज़ मेड टेरिटोरियल गेन इन द ईस्ट, कैप्चरिंग मरिंका एंड मेकिंग एडवांसेस टूवर्ड्स अवधविका एंड कुपियांस्क। ठीक, तो ये जो तीन प्लेसेस हैं ये यूक्रेन में है और इसमें टेरिटोरियल गेन अचीव किसने किया है? रशिया ने। ठीक, मरिंका, अवधविका एंड कुपियांस। ठीक है, अब अपने को रशियन प्रोनाउंस तरीके से तो प्रोनाउंस करते नहीं आता, पर अंग्रेजी में यही लग रहा है ना, ये तो संस्कृत नाम ही लग रहा है। ठीक, तो ये प्लेसेस आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्लेसेस कहाँ पर हैं? यूक्रेन में। छोटे छोटे सिटीज़ है, छोटे छोटे टाउन होंगे, और इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल देखें तो 2023 किसका रहा है? रशिया का। पर ऐसी वॉर में, है ना, जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लगती, ऐसी वॉर को, है ना, शांति से पीसफुली डायलॉग के साथ ही ख़त्म किया जा सकता है। इसमें कोई किसी की विक्ट्री नहीं होती, कोई जीत नहीं सकता, और कोई मतलब हारते दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हार नहीं सकता, हारते दोनों ही हैं। दोनों की इकॉनमी बर्बाद हो रही है, दोनों के तरफ के लोगों की जान जा रही है, बच्चे 20-21 साल के सोल्जर्स की जान जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं दोनों कंट्री के। तो दोनों ही लूज़र होंगे, विक्ट्री किसी की भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दोनों को बैठ करके शांति से जो है एक हल निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो ये वॉर कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इस सॉल्यूशन में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है नाटो, यूएस। अगर यूएस नाटो का सपोर्ट ना होता तो यूक्रेन अभी फाइट ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, यूएस ने किस तरीके से सपोर्ट किया? मिलिट्री सपोर्ट, है ना, मिलिट्री सपोर्ट किया है, लेकिन इक्विपमेंट के थ्रू। अपने सोल्जर नहीं दिए हैं, ये याद रखिएगा। मिलिट्री सपोर्ट ज़रूर किया है मिलिटरीली, लेकिन इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं, एडवांस वेपन प्रोवाइड किए हैं। जब भी यूक्रेन हारने लगता है तो वेस्ट से थोड़े बहुत वेपन आ जाते हैं, एडवांस वेपन। इसका यूज़ करके, एडवांस वेपन का यूज़ करके बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग और शेलिंग की जाती है, जिससे रशिया के एडवांस को रोका जा रहा है। बहुत सारे रशियन सोल्जर इसके कारण मर भी रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूएस और नाटो जब तक के इस वॉर में है, ये वॉर कंटिन्यूसली चलते ही जाना है। तो ये जो तीनों स्टेक होल्डर हैं, यूएस, नाटो ऑब्लिक
रशिया एंड यूक्रेन तीनों को बैठ के चाय पे चर्चा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें यूएस इलेक्शन में, तो ट्रंप जो है हो सकता है कि इस इलेक्शन में जीते। और ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि जितनी भी वॉर चल रही है वो सारी वॉर अगले 10-15 दिन में सारी वॉर ख़त्म कर देंगे। तो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर आ सकता है ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रंप जीतता है तो। ठीक है, तो इससे बेहतर यही होगा कि यूक्रेन, रशिया और नाटो तीनों स्टेक होल्डर साथ में बैठें और इस वॉर पे चर्चा करें और इसे ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वॉर का कोई एंड नहीं है। ठीक, ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होगी। जो मेन चीज़ है वो ये जो 4-5 प्लेसेस हैं ये आपके लिए रेलेवेंट है, बाकी कहानी थी। हमारा लास्ट आर्टिकल है स्टूपिंग लो। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है आर्टिकल में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन गवर्नर थीम से आपको प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन आपको पूछा जा सकता है। स्पेशली आपको डिस्क्रिशनरी पावर पूछी जा सकती है, और वो पावर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो है एक्सरसाइज की जाती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, ऐसी चीज़ें मेंस में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, स्पेशली गवर्नर का जो रोल है स्टेट में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। यूपीएससी मेंस में पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आपको अभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी न्यूज़ में स्पेशली सदर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा हमें फ्रिक्शन और कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के हेड के बीच में, चीफ मिनिस्टर्स के बीच में। ठीक है, अगर हम गवर्नर की बात करें तो इट्स अ सेरेमोनियल पोस्ट, है ना। ये हेड होते हैं स्टेट के, लेकिन ये सेरेमोनियल हेड है। मेन जो हेड होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के वो कौन है? चीफ मिनिस्टर है। रियल हेड यही कहलाते हैं। सारी पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है। गवर्नर सिर्फ चीफ मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस है उस पर काम करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही गवर्नर होते हैं। गवर्नर जो है लिंक भी होते हैं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, इसलिए इनका जो है किसी तरह का इलेक्शन नहीं होता है। इन्हें जो है अपॉइंट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। समझ में आया? ये सारी चीज़ें आपको पता है। रिमूवल कैसे किया जा सकता है? इनका रिमूवल 5 साल के पहले भी किया जा सकता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो रहा है, जब तक केंद्र सरकार चाहती है, गवर्नर रखती है। जैसी सरकार बदलती है आपको देखने के लिए मिलता है कि एक साथ सारे गवर्नर रिज़ाइन करने लगते हैं, क्योंकि सरकार बदल गई, नए गवर्नर आते हैं। उसके बाद उनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाले गवर्नर को वहाँ पर बैठाया जाता है जो केंद्र के बहुत करीब हो। ठीक है, तो इस कारण से क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं होती है और ये केंद्र सरकार का एजेंडा ही यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए स्टेट और गवर्नर के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। स्पेशली सदर्न स्टेट में ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आप लोग अपने मेंस के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अभी का जो इंसिडेंट है वो केरला गवर्नर का इंसिडेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट और केरला गवर्नर के बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, जो टसल चल रही है, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। न्यूज़ में क्या हुआ ये समझ लेते हैं। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रिमार्क इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रोहिंटन नरीमन फॉर होल्डिंग अप द बिल इन द स्टेट आर लो ब्लोस। जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं रोहिंटन नरीमन, इन्होंने केरला के गवर्नर को क्रिटिसाइज़ कहा था कि केरला गवर्नर जो 23 बिल रोक के रखे हुए हैं, है ना, जिस पे वो सो गए हैं बिस्तर में बिछा करके, वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं होती है, वो एक सेरेमोनियल हेड है, और इसके कारण जो गवर्नेंस है केरला का वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है पिछले 2 सालों में। 23 बिल बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 या 2 बिल की कंट्रोवर्सी हो तो समझ में आता है। 23 बिल्स पे साइन नहीं किया जा रहा है, ना ही उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जा रहा है। एक तरीके से पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके कारण पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है वो ठप हो चुका है। और यही क्रिटिसिज्म किसने किया था? जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उसके जवाब में केरला के गवर्नर ने उन्हें, है ना, एक बहुत ही लो चीज़ कही है। क्या कहा है?
उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस नरीमन हैं उनके फादर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हैं उनको उनके एडवोकेट हुआ करते थे, ज्यूरिस्ट हुआ करते थे, गवर्नमेंट को एडवाइस किया करते थे, इसलिए वो ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, है ना। तो वो क्योंकि सरकार उनके फादर सरकार के पैसों पे पल रहे थे, इसलिए उनके बेटे के द्वारा ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो ये बहुत ही लो लेवल की चीज़ें यहाँ पर चल रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इस तरीके से क्रिटिसिज्म का जवाब दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को शोभा नहीं देता है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा है। मैंने नहीं कहा है, ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है। ठीक है, रिसेंटली जब सीएम ऑफ केरला सुप्रीम कोर्ट गए थे कि 23 बिल जो है रोक लिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा था, व्हाट वाज द गवर्नर डूइंग फॉर द 2 years सिटिंग ऑन द बिल्स। ठीक है, ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। 2 साल से आप सो रहे हो चादर बना करके, इस तरीके के जो स्टेटमेंट थे ये भी मैंने नहीं दिए, है ना। ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है यार? कंट्रोवर्सी है ना बहुत सारे इश्यूज़ के कारण है। आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लेफ़्ट और राइट ये दोनों एक्सट्रीम है ना। गवर्नर राइट विंग के हैं, सरकार लेफ़्ट विंग की है, तो ये दोनों एक्सट्रीम होने के कारण जो दोनों के बीच में एक स्ट्रगल सा चालू हो गया है। केंद्र सरकार का भी है ना कहीं हस्तक्षेप होता है। तो ये मेन कारण है दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, जो टसल चल रही है, जो पावर टसल चल रही है। ठीक, लेकिन गवर्नर का रोल हमेशा क्वेश्चन में आता है। ठीक है, जैसे कि BP सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विम्स और फैंसीज पे गवर्नर को हटाया या अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन में भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई थी कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट सही तरीके से करना ज़रूरी है ना। एक तो आप उनको 5 साल का एश्योर्ड क्या दो, कार्यकाल, टेन्योर दो, बीच में हटाएंगे नहीं। ठीक, जो कि BP सिंघल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिकल न्यूट्रल आदमी को ही गवर्नर बनाना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में हो लेकिन उसने छोड़ रखा हो बहुत समय से। ठीक है, जो हमारे केरला के गवर्नर हैं बड़े पुराने और दिग्गज पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, कांग्रेस के समय से 1986 में जो है जब शाहबानो केस हुआ था तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था मिनिस्टर के पद से। ठीक है, तो काफ़ी पुराने और कद्दावर पॉलिटिशियन हैं। ऐसे लोगों को जो अभी भी राजनीति करना चाहते हैं उन्हें राजनीति करने देना चाहिए, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक गवर्नर नहीं देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। और सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन, है ना, पुंछी कमीशन ने कहा था कि जो पॉलिटिकल न्यूट्रल आदमी है उसी को ही गवर्नर में क्या करना है, अब एज अ गवर्नर अपॉइंट करना है। साथ में CM का कंसल्टेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप किसी को गवर्नर बना रहे हैं, ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है ताकि जो केंद्र सरकार और स्टेट के बीच का लिंक है वो बना रहे। नहीं तो ये पावर स्ट्रगल चलते रहेगा, टसल चलती रहेगी, और सफ़र कौन करेगा? जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नेंस जो पॉलिसी फेलियर है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चीज़ें मैंने बोली मैंने नहीं बोली, ठीक है, आर्टिकल ने लिखा हुआ है। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।